जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया, इसके बारे में अभी भी मैंने एक वीडियो और बनाया है, थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ होगा। और मज़े की बात ये, उससे पहले भी मैंने कश्मीर गेम के ऊपर वीडियो पाकिस्तान का ही, क्योंकि आजकल डिस्टर्बेंसेस पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में ज़्यादा चल रही हैं, तो डिस्कशन उसी का भी होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अब यहाँ अगर मामला देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो दोस्तों असलियत में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, अमेरिका और अरब कंट्रीज, ये सारे इस टाइम पर घुले मिले हुए हैं और इतना घालमेल हो रखा है कि ये पूरा इलाका डिस्टर्ब्ड है। और उसमें रही सही बात कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेज रही है और जो यूनिट्स भेजी गई हैं, पूरी की पूरी टुकड़ियां जिसे आप कह रहे हो, बटालियन तो शायद ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इस पॉलिटिक्स में, अभी इसके ऊपर एक और डिस्कशन करने जा रहा हूं और वो चौंकाने वाला डिस्कशन है, भारत का मास्टर स्ट्रोक है जिसमें पाकिस्तान फंसना तय है। उसके ऊपर जो डिस्कशन करने जा रहा हूं, उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये है कि हमारा एक बैच जीरो टू हीरो सीरीज वाला चालू हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को लॉन्च किया है। घर में कोरोना पीरियड के अंदर आप कितना भी बैठे रहें, टाइम वेस्ट करेंगे फायदा नहीं है। क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का? ऐसी सिचुएशन में टाइम वेस्ट करने की जगह एनसीईआरटी पढ़िए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। अगर एनसीईआरटी मस्ट है तो आपको वो एनसीईआरटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तो घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा लीजिए। और फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ताकि आप लोगों की पॉकेट के ऊपर असर ना हो और हम लोगों का भी छोटा मोटा काम चलता रहे, खर्चा निकलता रहे। तो जल्दी से जल्दी आप अगले हफ्ते जो बैच शुरू होने वाला है उसमें रजिस्टर कीजिए। तब तक के लिए हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों असलियत में मामला है इस पूरे इलाके का, इसमें जो अलग अलग पावर्स हैं, यहां आप देखेंगे अफगानिस्तान, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके ऊपर यह है अफगानिस्तान, और इसके साथ साथ इधर है पाकिस्तान, यह हो गया हमारा इंडिया, और यहां है चाइना। यह पूरा इलाका चाइना का। यहाँ ये कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये अक्साई चीन चाइना के पास है, ये अब लद्दाख रीजन हो चुका है, ये जो पूरा इलाका है लद्दाख हो चुका है, और ये कश्मीर रीजन है। शोर ये मचा हुआ है, या डिस्टरबेंस कहो, कुछ भी कहो, कि लगभग 200 सेना की टुकड़ियां, या यूं कहें 20,000 आर्मी मेंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर भेजे जा रहे हैं और कुछ उठापटक चल रही है। लेकिन अगर आप इस कश्मीर में होने वाले बदलाव को सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली देख रहे हैं और हमारे भारत की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर तक सिमटी हुई है, तो ऐसा नहीं है। असलियत में इसकी हिस्ट्री यानी इतिहास को जाने बगैर हम काम नहीं कर सकते, और इतिहास को देखते हुए इंडिया ने जो अब चाल चली है वो गजब है। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की जो कहानी है वो असलियत में अप्रैल 2019 से शुरू हुई थी। अप्रैल 2019 जब ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से अपनी आर्मी बाहर निकालना चाहता है, इसलिए उसने पीस टॉक्स चालू की, शांति वार्ता चालू करी, और शांति वार्ता दोहा में शुरू हुई। जब अमेरिका ने शांति वार्ता चालू करी और दोहा में चालू हुई, तो शांति वार्ता किसकी? एक तरफ अफगान गवर्नमेंट थी, एक तरफ अफगान गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास वीक आर्मी है, यानी सेना कमजोर है। दूसरी तरफ यहां पर तालिबान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तालिबान को देखेंगे तो तालिबान एक इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझे, जो अर्स्टवाइल फ्रेंड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का किसी समय का दोस्त, लेटर ऑन एनिमी ऑफ अमेरिका।
बाद में वो अमेरिका का दुश्मन बन गया। और अर्स्टवाइल फ्रेंड को अगर आप देखें तो 1979 से लेकर 1989 तक जो फर्स्ट अफगान वॉर था उसमें अमेरिका ने उसमें अमेरिका का साथ दिया, तो वो दोस्त बन गया। लेकिन उसके बाद उसने कैप्चर्ड अफगानिस्तान, इसने अफगानिस्तान को कब्जा किया और प्रोवाइडेड शेल्टर टू ओसामा बिन लादेन को इसने शेल्टर प्रोवाइड करी, यानी उसको रहने की जगह दी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, और इसीलिए फॉट वॉर विद अमेरिका फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक अमेरिका से लड़ा। अब ऐसे में अमेरिका तालिबान को खत्म नहीं कर पाया और हालात अब ये आ गई कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदली, साउथ चाइना सी के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई और अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए पूरा फोकस साउथ चाइना सी पे लगाने की अगर सोची तो यहां पर अफगानिस्तान के मेस से वो बाहर निकलने का प्लान बना रहा है। तालिबान को यह चीज समझ में आ गई और तालिबान दोहा पीस टॉक्स में गया और खुले तौर पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट पर अटैक्स कर रहा है और किसी भी तरीके से शांति बनाने के मूड में नहीं है। और पूरी दुनिया इस चीज को अब जानती है, when America is out, जब अमेरिका बाहर निकलेगा, तालिबान is going to capture the power। तालिबान जो है वही शक्ति को कब्जा करने जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान आने जा रहा है। अब अफगानिस्तान में अगर तालिबान आने जा रहा है तो तालिबान का अप्रॉक्सीमेट 1996 से लेकर 2001 तक का जो ड्रैकोनियन रूल है उसकी बैड जो जिसे कहेंगे मेमोरीज, वो सबके सामने आना शुरू हो गई कि भाई तालिबान का रूल अगर दोबारा आ रहा है, अगर दोबारा से तालिबान आ रहा है, तालिबान का कब्जा होने जा रहा है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर, तो जो तालिबान के अंदर जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, बैड मेमोरीज थे या बैड एक्सपीरियंसेस थे पूरी दुनिया को, वो भी सामने आने लगे। और इन बैड एक्सपीरियंसेस का सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? इंडिया। जी हां, इन सारी बुरी यादों में सबसे ज्यादा बड़ा भुक्तभोगी अगर कोई है तो वो इंडिया है। अमेरिका तो है ही है, चलो अमेरिका को भी मान लेते, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। अमेरिका ने एक हमला झेला, अमेरिका ने टोटल 3 हमले झेले, जिसमें से एक सबसे बड़ा था। 3000 उसके लोग मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब हवाई जहाज छोड़े गए थे। उसके अलावा अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के आसपास भी नहीं फटका तालिबान। लेकिन इंडिया को जो घाव तालिबान ने दिए और लगभग 10 साल तक इंडिया को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने रुला रखा था, उसको मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं कि इंडिया की बैड मेमोरीज क्या हैं, बैड एक्सपीरियंसेस विद तालिबान क्या हैं। तो असलियत में जब तालिबान आ रहा है तो तालिबान के साथ जो दुनिया के बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो साथ में आ रहे हैं और ये फियर क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर ये फियर क्रिएट कर रहे हैं तो भाई इंडिया क्या कर रहा है उसे समझिए, क्योंकि तालिबान किसकी क्रिएशन है, क्या है, वो समझ लीजिए मामला क्या था। फिर आपको इंडिया का जो मास्टर स्ट्रोक है वो समझ में आएगा। यहां ये अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन जब अटैक करती है, कब्जा कर लेती है, तो 1979 के अंदर अफगान वॉर शुरू हुआ और ये फर्स्ट अफगान वॉर था
जिसके अंदर अमेरिका जो है वो फेस टू फेस ना जाकर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपने बेस स्टेशंस बनाकर यहां रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स को हथियार दे दिए और यहां तक कि उनके बीच में खड़े होकर एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ AK-47 का कॉम्बिनेशन बिठाकर यह कहा कि नाउ दिस इज इस्लाम, प्रोटेक्ट योर इस्लाम। इस्लाम के नाम पर इसे रिलीजियस वॉर क्रिएट कर दिया और वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन वॉज डिक्लेयर्ड एज जिहाद। वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन के खिलाफ जो युद्ध था उसे जिहाद डिक्लेयर कर दिया कि वो आपके धर्म को भ्रष्ट करने आ रहे हैं, इसलिए जिहाद करो और उन्हें मारो पकड़ के। यानी अमेरिका ने जो चाल चली वो ये थी कि जो जियो पॉलिटिक्स थी, आज जो पूरी दुनिया भुगत रही है, जियो पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया। जियो पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ दिया और ये रिलीजन कौन सा था? इस्लाम। और ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जहां जहां wherever the atrocities of Islam is, wherever the atrocities are going on against Islam, atrocities are going against Islam, तो वहां आप जिहाद कर सकते हैं। अगेंस्ट इस्लाम, डिक्लेयर जिहाद फॉर दैट, डिक्लेयर जिहाद फॉर दैट। जहां जहां इस्लाम के ऊपर कोई भी समस्या आई, जिहाद घोषित कर दो। इस्लाम जहां खतरे में मिले या इस्लाम पर जहां हमला होता हुआ दिखाई दे, इस्लाम पे समस्या दिखाई दे, जिहाद घोषित कर दो, डिक्लेयर जिहाद। और उस जिहाद को, जब ये जिहाद का नारा दिया और ये लड़ाई 10 साल चली, 1989 तक चली और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और जो वहां पर अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट थी उसे भी गिरा दिया गया। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस पावर वैक्यूम के अंदर जो लोकल वारलॉर्ड्स थे, जो वहां के लोकल वारलॉर्ड्स थे, जिन्हें अमेरिका ने ही हथियार दिए थे, लोकल वारलॉर्ड्स जिन्हें अमेरिका ने ही हथियार दिए थे, वो सारे काबुल और आसपास के इलाकों पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगे और अगले लगभग 6 साल तक, 1991 से लेकर 96 तक जो ब्लड शेड हुआ अफगानिस्तान में, वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। खूब खून खराबा हुआ, जबरदस्त लेवल पर खून खराबा हुआ और इतना खून खराबा हुआ कि हद से ज्यादा। और जब ये खून खराबा हुआ, ये ब्लड शेड हुआ, तो यहां पर असलियत में पाकिस्तान ने एक चाल चली और वो चाल ये थी कि यहां अपने इलाके के आसपास के, यहां इस पूरे रीजन में जो पख्तून लोग रहते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया और उसे तालिबान कहा और यूं कहें कि तालिबान को सपोर्ट किया। तालिबान वर्ड जो है वो तालिब से बना है। तालिब मीन्स स्टूडेंट ऑफ इस्लाम या स्टूडेंट ऑफ अ रिलीजन, जो रिलीजन को स्टडी करता हो वो है तालिब। तो तालिबान स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, इस्लाम के स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया तालिबान। अब जब ये तालिबान स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया तो इस तालिबान ने डिफीटेड ऑल वॉरलॉर्ड्स, सारे वॉरलॉर्ड्स को हराया एंड कैप्चर्ड अफगानिस्तान, और इसने अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के मैक्सिमम रीजन के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया। ये पूरा अफगानिस्तान तालिबान के रूल के अंदर हो गया और ये तालिबान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपना एक माई बाप मानकर चल रहा था। अब यहां इंडिया के लिए क्या सरदर्दी थी? तालिबान का रूल जब अफगानिस्तान में हुआ तो ये बन गया सेफ हेवन
for all terrorist groups of this world, ग्रुप्स ऑफ दिस वर्ल्ड। असलियत में दुनिया में जहां भी जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स, खासकर फाइटिंग फॉर इस्लाम, जो भी इस्लाम के लिए फाइट कर रहा था, उसके लिए सेफ हेवन बन गया, उसके लिए सेफ हेवन बन गया। सूडान में अगर कोई आतंकवादी ग्रुप है, लीबिया में है, इजिप्ट में है, या उसके बाद नाइजर में है, और भी किसी भी अफ्रीकन कंट्री में है, पाकिस्तान में है, हर कोई तालिबान जाओ, वहां रहो, तालिबान विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन, ट्रेनिंग, हथियार, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, एंड वॉर फॉर इस्लाम करो। यानी पूरी दुनिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ओसामा बिन लादेन भी उसमें से एक ही था, वो सारे तालिबान जाओ और वो आपके लिए सेफ हेवन है। एक तो वहां की ज्योग्राफी कि इतने पहाड़ और घाटियां हैं कि जहां मर्जी छुप के बैठ जाओ, दुनिया का कोई सैटेलाइट आपको नहीं पकड़ पाएगा। अमेरिका तक 20 साल 15 साल नहीं पकड़ पाया, 20 साल। और उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? पाकिस्तान का। यहां पाकिस्तान ने एक चाल चली, जिस जियोपॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ दिया गया, और ये जोड़ा अमेरिका ने, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने फायदा ये उठाया कि अब कश्मीर के जो वॉर है वो असलियत में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यानी क्षेत्र का विवाद है कि बंटवारे के समय पर कश्मीर पाकिस्तान के इलाके में जाना चाहिए या इंडिया के। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कश्मीर इशू है, उसका नो रिलेशन विद रिलीजन। ईमानदारी से समझ लीजिए, कश्मीर का धर्म से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर कश्मीर का धर्म से लेना देना होता तो भारत में रहने वाला हर मुसलमान पाकिस्तानी कहलाता, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई भारत का मुसलमान भारत के लिए जान छिड़कता है, पाकिस्तान को तो जूते की नोक पे रखता है। पाकिस्तान की औकात क्या है भारत के सामने? तो कश्मीर अगर इस्लाम के नाम पर अलग होने की बात कर रहा है तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी भरी बात है ना। और अगर इस्लाम के नाम पर कश्मीर एक हो भी रहा था तो क्या हर भारत का मुसलमान पाकिस्तानी हो सकता है? कभी भी नहीं। 2-4 को छोड़ दो, 2-4 गधे हर जगह मिलेंगे। 99.99% मुस्लिम्स इंडिया का है, इंडिया का रहेगा। हमारी हिंदू मुसलमान के नाम पर जो भी लड़ाई पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, वरना मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के मामले में कोई कंफ्यूजन है। 2-4 गधों की बात मैं कर नहीं सकता, समझे? वरना जहीर खान, इरफान पठान और जो हमारे जो कैप्टन थे, क्या नाम है, अजहरुद्दीन, ये सारे के सारे इंडिया के लिए कहीं ज़्यादा एग्रेसिवली खेलते हैं और पाकिस्तान से तो ज़्यादा एग्रेसिवली खेलते हैं। और अगर ऐसा ही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर होता तो बांग्लादेश कभी भी ना टूटता, बांग्लादेश भी आज के दिन ईस्ट पाकिस्तान होता, समझे? तो इस्लाम का तो यहां मामला है ही नहीं। कश्मीर के मामले में इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, और ये रियलिटी है। कश्मीर के मामले में सबसे ज्यादा लेना देना अगर है तो वो जियोपॉलिटिकल इशू है, और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये समझ लीजिए, धर्म को यहां एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ना तो जबान मिलती पाकिस्तान की इंडिया से, कश्मीर की बाकी पाकिस्तान से जबान नहीं मिलती। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी कश्मीरी का दूर दूर तक लेना देना नहीं। एथनिसिटी की बात करें तो वो अलग है, खान पान की बात करें तो वो अलग है, रहन सहन की बात करें तो वो अलग है। और पाकिस्तान इन सब चीज़ों के अंदर सबको डोमिनेट करते हैं। ये तो वो गधों की कौम है पाकिस्तानी, जो पंजाबियों को उर्दू सिखा के उन्हें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रही है। और मजे की बात, उर्दू है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके के अंदर ओरिजिनेट हुई और पंजाबियों को जाके सिखा रहे हैं।
सिंधियों को सिखा रहे हैं, बलूचियों को सिखा रहे हैं और डंडे मार मार के सिखा रहे हैं। तो पंजाबी अगर उर्दू बोलेगा तो वो पंजाबी बोलेगा या उर्दू? और बंगालियों को जब उर्दू सिखाने लगे तो बंगाली कहते दफा हो जाओ यहां से, अलग ही हो गए वो तो। जबान मायने रखती है, लेकिन पाकिस्तानी तो है ही गधे, वो तो जबान भी मार मार के सिखाएंगे। तो ये रियलिटी है, कश्मीर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि धर्म से लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, और अमेरिका जो है वो रिलीजन से जियोपॉलिटिक्स को गड़बड़ करके चला गया है, मिला के चला गया है, और तालिबानियों को बता चुका है कि जिहाद फॉर इस्लाम ही तुम्हारा धर्म है, कि दुनिया में जहां पर भी इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के लिए समस्या हो वहां हम जाकर लड़ेंगे। तालिबान को अमेरिका पढ़ा कर गया, और तालिबान तो बिल्कुल तालिबान। फिर अब क्या हुआ, कश्मीर के अंदर, दिस इज कश्मीर, इस कश्मीर के अंदर अब पाकिस्तान ने गेम खेला। कश्मीर वार को जिहाद का नाम दिया सबसे पहले, कि कश्मीर में लड़ना ही अपने आप में जिहाद है। कश्मीर में लड़ना अपने आप में जिहाद है, यह रियलिटी है। अगर कश्मीर में लड़ना जिहाद है तो कश्मीर को क्या किया गया, यहां तालिबानी लड़ने के लिए तैयार बैठा है कि मैं जिहाद करने के लिए तैयार हूं, मुझे बताओ कहां जिहाद करना है, मैं जाके इस्लाम के लिए लड़ूंगा। और कश्मीर को पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि यहां जिहाद करो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इस तालिबान को सांठगांठ करी और यह कहा कि तुम हमारे इलाके से जाओ और यहां से जाके कश्मीर में हमला करो। यही रीजन है जब 1989 के अंदर फर्स्ट अफगान वॉर एंडेड, जब 1989 में पहला अफगान वॉर खत्म हुआ, तब इंसर्जेंसी इन कश्मीर स्टार्टेड। और वो जो 19 जनवरी 1990 का दिन है, 1989 या 1990 का दिन है, 1990 19 जनवरी, जब कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और अपने ही देश में रिफ्यूजी होना पड़ा। ये वही पीरियड है ना, अफगान वॉर खत्म हुआ, तालिबान दुनिया भर के जितने भी विदेशी आतंकवादी थे वो घुसेड़ दिए सारे कश्मीर में, सबको कश्मीर में एंट्री दिला दी। और जैसे ही सबको कश्मीर के अंदर एंट्री मिली, कश्मीर में जिहाद शुरू, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया। अब यहां इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही थी ये समझिए। असलियत में इंडिया इस पूरी पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ये मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी और कश्मीर पॉलिसी का उस टाइम पर यह मास्टर स्ट्रोक था, और इंडिया जो है उस टाइम पर स्ट्रगलिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। 1990 की बता रहा हूं, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमें याद भी नहीं है कि वो क्या हुआ था मामला, लेकिन हाँ इतना याद है कुछ डिस्टर्बेंसेस थी, क्योंकि जब 1992 में अयोध्या वाले दंगे हुए थे उस टाइम पर मैं शायद दूसरी या तीसरी क्लास में होऊंगा, और मेरे पिताजी साइकिल पे बिठा के मुझे लाए थे। मैंने कहा पापा आज जल्दी छुट्टी क्यों हो गई, स्कूल से साइकिल पे बिठा के घर लाए कि पापा आज जल्दी छुट्टी क्यों होगी, कि बेटा दंगे होने वाले हैं, हो सकता है दंगे हों इसलिए घर चलो। और स्कूल में क्या पूरे एरिया में अफरा तफरी थी, हर कोई डरा हुआ था कि कब क्या हो जाए पता नहीं। हल्की हल्की याद है, बिल्कुल हल्की हल्की, छोटा होता था मैं, लेकिन था वो समय। और जब जब वो 1990s के दौर को पढ़ता हूं तो रूह कांप जाती है कि देश कितनी मुसीबतों से बाहर निकला था, और पाकिस्तान उस समय पर अपनी पॉलिटिक्स के चरम पर था। दोस्तों, पाकिस्तान को तो भगवान की तरह पूजा जा रहा था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में कि तेरी मदद की वजह से हमने सोवियत यूनियन को हरा दिया। सोचकर देखिए, पाकिस्तान की मदद की वजह से सोवियत यूनियन को अमेरिका ने हरा दिया। पाकिस्तान अगर जगह नहीं देता तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाता, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज एक तरीके से पाकिस्तान का एहसान मान रहे थे, और पाकिस्तान ने इस चीज का सबसे बढ़िया फायदा उठाया और कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी।
इंडिया क्या कर रहा था। याद कीजिए 1990 का दौर, और जो उस समय, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो जरूरी नहीं है सारे बच्चे ही देखते हों, मैच्योर लोग भी देखते हैं, जैसे मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूं। तो याद कीजिए 1990 का दौर, और उस समय आपके देश के साथ क्या राजनीति चल रही थी, या जो पैदा भी नहीं हुए थे, जो 2000 के बाद या बाद में पैदा हुए हैं, वो भी समझ सकते हैं इस चीज को। 1990s में क्या हुआ था। 1989 में राजीव गांधी, 1989 तक राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। मैं राजीव गांधी को एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। वो जियो पॉलिटिकल इश्यूज को नहीं जानते थे, वो पॉलिटिक्स को नहीं जानते थे। वो तो एक तरीके से हवाई जहाज उड़ाते बंदे को नीचे उतारा और कहा चल तू आज से प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी ऐसे थे। यानी हमारा देश बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हाथों में नहीं था उस समय पर। ये याद रख लीजिए, जब अफगान वॉर खत्म हो रहा था, उस समय जब हमारे देश की जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की जरूरत थी, उस समय पर राजीव गांधी जैसे इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हमारे देश में थे। यह हमारे देश का दुर्भाग्य था। 1989 में उनकी सरकार जाती है तो वीपी सिंह की सरकार आती है, और वीपी सिंह वो समय काल देख रहे थे जब उनको सिर्फ और सिर्फ मंडल और कमंडल चालू हो चुका था देश के अंदर। मंडल वर्सेस कमंडल की पॉलिटिक्स चालू हो चुकी थी, और इस मंडल वर्सेस कमंडल के अंदर दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे। फॉरेन पॉलिसी के मामले में एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स वॉज इन क्राइसिस। इंडिया में एक तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, और कोई भी सरकार ताकतवर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी। वीपी सिंह की सरकार कुछ महीने रही, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार आ गई। चंद्रशेखर की सरकार आ गई। चंद्रशेखर की सरकार के बाद फिर पीवी इलेक्शंस हो गए। इलेक्शंस के बाद अगर आप देखेंगे, राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। राजीव गांधी का असैसिनेशन के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार आ गई। नरसिम्हा राव की सरकार आ गई, और सबसे बड़ी बात, इसी दौर में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी शुरू हो गया। और इकोनॉमिक क्राइसिस की हालात ये थी कि आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और दुनिया के बाकी सभी देशों ने लोन देने से मना कर दिया कि हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। 14 दिन के पैसे बचे हुए थे इंडिया के खाते में बस, और अगर 14 दिन तक भारत सरकार कोई कदम ना उठाती या लोन ना मिलता तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता, पूरी भारत सरकार के अंदर पैसा खत्म हो जाता, क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता। आज के दिन पाकिस्तान का हाल है, इंडिया का हो जाता। इंडिया को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा, इंडिया को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ा, मार्केट्स खोलनी पड़ी। तभी तो 1992 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। 1992 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए वो इसी वजह से तो आए थे, हर्षद मेहता स्कैम वगैरह। तो इंडिया का वो जो दौर था वो सबसे बुरा दौर सोच सकते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है कि कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। अब पॉलिटिकल क्राइसिस जब चल रहा हो ना, तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और अनस्टेबल कंट्री के ऊपर। तुम्हारा सबसे, इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा दोस्त जो इंडिया की हर कदम पर मदद कर रहा था वो खत्म हो चुका है। अब आपको अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, जिस अमेरिका को पिछले 50 साल से आप नकारते आ रहे थे कि हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। 40 साल से नकारते आ रहे थे, अमेरिका की पॉलिटिक्स से, अमेरिका की पॉलिसीज से आप एग्री नहीं कर रहे थे। उस अमेरिका का क्योंकि विजेता था तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा, तुम्हें अपनी मार्केट खोलनी पड़ी। फॉरेन पॉलिसी का तो तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था ना, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अपनी सरकारें बचाने में हर प्रधानमंत्री लगा रहता था, हर प्रधानमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगा रहता था, उसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में सोचने का ही टाइम नहीं था। बस वो डिफेंसिव अप्रोच अपना रहे थे। इस बार की सरकार तो सबकी बाप आई हुई है इस मामले में। इन्हें अपनी सरकार बचाने की चिंता थोड़ा ना है, विपक्ष को अपनी चिंता है पार्टी बचाने की। कभी इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है, मरता लोकतंत्र या पतनशील लोकतंत्र, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन वो बाद की बात है। आज का जो भारत है उसमें जो सिंगल पार्टी रूल एक तरीके से बढ़ रहा है और मजबूत सरकार बैठी हुई है, नचा रखा है ना दुनिया को ताकत के दम पे। वो दौर सोचकर देखिए, प्रधानमंत्री सुबह उठते ही ये सोच रहा है कि भाई आज किसी का फोन ना आ जाए कि साहब हम समर्थन वापस ले रहे हैं।
कभी कोई टांग खींच रहा होता था, कभी कोई टांग खींच रहा होता था। कमजोर सरकारों का दौर था और हालात ये थी कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, उससे निपटे, या कश्मीर के अंदर क्राइसिस है, उससे निपटे। समझ में नहीं आ रहा था, कोई स्टेप नहीं ले रखा था, कोई पॉलिटिक्स न पॉलिसी नहीं थी। नतीजा क्या? जब तालिबान रूल एस्टेब्लिश हुआ, इस तालिबान के बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हैं इंडिया को। 1990 दिसंबर 1990 के अंदर 1999 के अंदर प्लेन हाईजैक हो जाता है। 1999 कांधार हाईजैकिंग, इंडिया के नेपाल से प्लेन हाईजैक होता है, अमृतसर एयरपोर्ट पे उतारा जाता है, फिर लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा जाता है, फिर शायद उसे दुबई ले जाया जाता है, दुबई के बाद कांधार ले जाके खड़ा कर दिया। 160 यात्री भारतीय थे, 160 भारतीय यात्री, और हालत इनकी खराब, और के जी 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उनमें से एक वो मसूद अजहर है, जो उसके बाद न जाने कितने सैकड़ों लोगों को मारने के लिए दोषी है। यहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर था, प्लेन हाईजैकिंग, और उसके बाद अगर आप देखें 2001 के अंदर पार्लियामेंट अटैक, 2001 इंडिया की पार्लियामेंट अटैक, जो अटैक्स अभी तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर हो रहे थे, अब वो अटैक हमारी संसद के ऊपर होना लग गया। फॉरेन पॉलिसी फेलियर, विदेश नीति। क्यों? क्योंकि कमजोर सरकारें थी, अपनी सरकार बचाने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। रोज कोई ना कोई, मतलब ममता बनर्जी जैसी अटल बिहारी की धोती को यहां खींचने में लगी रहती थी। यस, बहुत गंदी पॉलिटिक्स थी यार इनकी, हद गंदी, हद से ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स इन लोगों की थी। तो फॉरेन पॉलिसी आपकी फ्लॉप थी, हालात खराब थे, बड़े बुरे हालात थे। तालिबान से कोई चैनल नहीं था, इंडिया सोच भी नहीं पा रहा था कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे अपनाए। तालिबान के साथ किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं, और तालिबान ने खुलकर उसका साथ दिया। यहां तक कि जैश ए मोहम्मद से लेकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी जाके तालिबान में ट्रेनिंग लेके आते और इंडिया में आतंकवाद फैलाते। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। थोड़ा सा सुधरा क्योंकि 9/11 का अटैक होता है, और जैसे ही 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अमेरिका से अटैक होता है, और अमेरिका इस तालिबान पे हमला करके फिर इसे मारना पीटना शुरू कर देता है, जबरदस्त पकड़ के पीटता है। इंडिया के ऊपर दबाव कम हुआ, और 2001 से लेकर, और अगर आप देखेंगे 2015 तक पत्थरबाजी होती है, और लोकल कश्मीरी लड़कों का ही कुछ ग्रुप निकलकर आतंकवाद में शामिल हो जाए सो हो जाए, वह हथियार उठा ले सो उठा ले। अब तालिबान से लड़ाके आने बंद हो गए। इंडिया के लिए एक सुकून था, और 15 साल तालिबान और अमेरिका आपस में उलझे रहे। यहां तालिबान को एक बात समझ में आ गई। यहां एक चीज की पिक्चर अगर क्लियर हो गई है, तो मेरा मानना यह है कि आपको इंडिया का एक बैड एक्सपीरियंस तालिबान के साथ समझ में आ गया होगा, और इसी के आधार पर इंडिया की अब की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया का मास्टर स्ट्रोक अब समझ में आएगा। पाकिस्तान कैसे फंसा के खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को इंडिया ने, वो समझ में आएगा। अब जब तालिबान ने यह देख लिया कि असलियत में तालिबान को 2001 से लेकर 2021 तक तालिबान सत्ता से दूर है। 2001 से 2021 के बीच में तालिबान जो है उसको सत्ता से दूर रहना पड़ा। तो तालिबान ने इस 20 साल के अंदर यह सीखा कि असलियत में 2001 से लेकर 2021 तक यह सत्ता से दूर है, ताकत से दूर है। इसने यह सीखा कि सिर्फ और सिर्फ अपने रूडनेस की वजह से और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से आप अफगानिस्तान पर ज्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर आप अफगानिस्तान पर रूल नहीं कर सकते। यू नीड रिकॉग्निशन ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको इस दुनिया का रिकॉग्निशन चाहिए होगा।
20 साल सत्ता से दूर रहने का के अंदर इतना तो एक्सपीरियंस तालिबान को आ गया, और तालिबान जितने ज्यादा लोगों से अपनी सपोर्ट इकट्ठी कर रहा है उन सबको लिबरल रूल का वादा भी कर रहा है। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। यानी तालिबान आज से 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, यह भी पक्की बात है। और यही एक कारण है कि जब पाकिस्तान ने यह कहा कि पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से आ गया कि तालिबान का रूल आएगा तो इंडिया के अंदर गजवाए हिंद शुरू होगा और कश्मीर का वॉर शुरू होगा, तो तालिबान ने क्लियर वर्ड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालिबान ने कहा कि हमें अफगानिस्तान से मतलब है, हमें इंडिया के गजवाए हिंद से कोई मतलब नहीं है। यह बदला हुआ तालिबान है। अब इंडिया में देखिए 1990 में क्या था कि यहां पर डिस्टर्ब्ड पॉलिटिक्स थी, इंडिया में बहुत वीक पॉलिटिक्स थी, कमजोर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, सत्ता की कुर्सियां हिल रही थी, कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं थी। 2019 से या 2021 में क्या है, आप इस सरकार की लाख बुराइयां निकालें। मैं खुद वीडियो बनाने जा रहा हूं जो इस सरकार की बुराइयों को गिनवाएगा, लेकिन मैं इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कमी नहीं निकाल पाता। जो चल रहा है बेस्ट लेवल पर है। डेडिकेशन जो इस सरकार का फॉरेन पॉलिसी के नाम पे है, इकोनॉमिक पॉलिसी सेटिस्फाई करने वाली नहीं है। बाकी पॉलिसीज के अंदर हम बहुत सारी कमियां निकालेंगे, बहुत कमियां हैं, और खूब बढ़िया लंबा डिस्कशन होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, खूब लंबा डिस्कशन होगा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, खूब लंबा डिस्कशन होगा हेल्थ पॉलिसी पे, बहुत सारे दूसरी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लेकर हर चीज। अब खुल के डिस्कशन किया करेंगे। लेकिन इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे मैं कमी निकालने के मूड में नहीं रहता या मेरे को दिखाई नहीं देती। इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी गजब है, गजब। हालांकि इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अच्छी हैं, हालांकि और दूसरी पॉलिसीज भी अच्छी हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के अंदर और सब में कमियां भी हैं, इसमें मैं कमी नहीं निकाल पाता। एग्रेसिव, और सबसे ज्यादा इनमें अगर हीरो मुझे नजर आते हैं तो वो जो तिकड़ी है ना इनकी, हमारे प्रधानमंत्री जो फ्रंट फुट पे खेलते हुए हमेशा नजर आते हैं मुझे। मैं इनको डिफेंसिव मैंने आज तक नहीं देखा, जब से 2002 के दंगे हुए आज तक मैंने इन्हें डिफेंसिव खेलते हुए नहीं देखा, ऑफेंसिव रहते हैं, एग्रेसिव। उसके बाद इनके जो एनएसए हैं, और सबसे बड़े मेरे खुद के हीरो जो मैं जिनको हीरो मानता हूं आज के दिन इंडियन पॉलिटिक्स में, नेता जिनके अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मुझे नहीं लगता आज तक इनके जैसा कोई विदेश मंत्री हमारे भारत की इस कुर्सी पर बैठा है। ये तिगड़ी अल्टीमेट है, ये बैठे हुए यहां पर और जबरदस्त स्ट्रांग पोजीशन पर हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस की जगह इस टाइम पर क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया की सबसे बड़ी खास बात। आज के दिन इंडिया के अंदर राजनीतिक स्थिरता है, स्ट्रांग गवर्नमेंट है, हिलाने वाला कोई नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, $600 बिलियन के आपके पास रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के रिजर्व्स, गजब। हालांकि चाइना से बहुत कम है, चाइना के पास $3 ट्रिलियन के आसपास के हैं, आपके पास $600 बिलियन बहुत है यार। लगभग 6 महीने या साल भर का तो आपका खर्चा चल जाएगा। और किसी देश के पास 3 महीने के खर्चे लायक पैसे होते हैं फॉरेन करेंसी, तो वो स्ट्रांग इकोनॉमी मानी जाती है। आप तो 6-7 महीने के पैसे को लेके बैठे हुए, तभी तो दनादन सब चीजें खरीदे जा रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लेकर। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक विजनरी गवर्नमेंट, यस, और पीएम, फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन है, एफएम को फाइनेंस मिनिस्टर मत मान लेना, फॉरेन मिनिस्टर और आपके एनएसए, आपके मींस मेरे भी हैं, इन तीनों की तिगड़ी, विजनरी और तालिबान का एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद तालिबान। और उससे बड़ी बात, इट इज मे बी बाय लक, उस टाइम पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी।
अब यहां पर पाकिस्तान के अंदर क्या है, वीक गवर्नमेंट है, आर्मी वीक है, और उससे भी सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उस टाइम पर पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में था, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, बहुत पैसा मिला होता ना यूरोप से। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, वो सुनिएगा, मांगे हुए पैसों से, चोरी के हथियारों से तुम आने वाली बर्बादी को बच लोगे ये मत समझो। यस, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। ये कब की कविता है, पॉसिबली अभी सुनाता हूं आपको, मैं सुनाऊंगा ये कविता। वो कब का दौर है, वो 1990 के आसपास का दौर है, जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में होते थे और पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे। उस टाइम पर पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप से भर भर के पैसा मिलता था, और सबसे बड़ी बात अरब कंट्रीज का सपोर्ट था। अरब कंट्रीज का पाकिस्तान को जबरदस्त सपोर्ट था, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का जबरदस्त सपोर्ट था। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज तो पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़ी हुई थी कि अगर इंडिया आंख भी दिखा लेता पाकिस्तान को तो सारे के सारे इंडिया पर चिपट मरते, और इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में था। आज के दिन उल्टा हो चुका है, बिल्कुल यू टर्न, समझे। आज के दिन पहले पाकिस्तान में स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, इंडिया में वीक। आज के दिन इंडिया में इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया झुकी हुई है, और पाकिस्तान में इमरान खान बैठा हुआ बेचारा क्रिकेटर। पाकिस्तानी आर्मी उस टाइम बहुत स्ट्रांग होती थी, हालांकि इंडियन आर्मी से कभी स्ट्रांग नहीं रही, फिर भी स्ट्रांग होती थी। उसको शाबाशी मिल रही थी कि आपने तालिबान में दुनिया की यूरोप की और अमेरिका की मदद करी। इकोनॉमिक बहुत मजबूत होता था क्योंकि यूरोप और अमेरिका से भर भर के पैसा मिल रहा था, इंडिया कमजोर था। आज क्या है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, आर्मी को अंदर तो तुम घुस के मार रहे हो, और सरकार के मामले में आप देख सकते हो उस टाइम पर अरब कंट्रीज भर भर के पाकिस्तान को पैसा दे रही थी, क्योंकि उन्हें किसी भी सूरत में तालिबान को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को रोकना था। और आज अरब कंट्रीज पाकिस्तान से नाराज है। सलमान को, जो प्रिंस सलमान है, वो $10 बिलियन वापस मांग रहे हैं, तो पैसे दे, कर्जा वापस कर। और रही सही कसर, इमरान खान जो है अभी सऊदी अरेबिया होके आए, पता लगा बिल्कुल खाली हाथ, ₹1 नहीं मिला। और भारत के प्रधानमंत्री को वो लोग अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजते हैं। गजब सिचुएशन है भाई, चेंज हो चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज, वो FATF वगैरह, पहले यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान को पैसे देती थी, आज के दिन FATF का डंडा चला रही हैं कि तेरी ऐसी तैसी टेररिज्म को रोक, तालिबान के नाम पे तूने हमारे को धोखा दिया, ओसामा बिन लादेन के नाम पे तूने हमारे को धोखा दिया। सिचुएशंस बदल चुकी है। और इंडिया आज के दिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक, इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे स्ट्रांग पावर बन के खड़ा हुआ है। सिचुएशंस बदल चुकी हैं, समय एक सा नहीं रहता, यहां दिखाई दे रहा है 30 साल के अंदर यू टर्न ले चुकी हैं परिस्थितियां। और रही सही आपकी लीडरशिप फॉरेन पॉलिसी के नाम पर, मैं किसी सरकार का फैन नहीं हूं, तारीफ जहां बनेगी मैं करूंगा। आप मेरे इन लेक्चर्स के अंदर आप ये देखेंगे कि सरकार ने बहुत मेहनत कर रखी है, और 2004 के बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी गजब है। यस, 2014 के बाद फॉरेन पॉलिसी गजब है। इकोनॉमी के मामले में इन्हें समझ में धीरे धीरे आएगा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भी सुधार किए लंबे टाइम पे ठीक आएंगे। अब यहां इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान अपनी 30 साल पुरानी पॉलिसी पे दोबारा चलने की कोशिश कर रहा है कि भाई तालिबान को हम सपोर्ट करेंगे। यहां पाकिस्तान एक चीज मिस कर गया, और वो चीज मिस कर गया उस टाइम पर चाइना जो था, चाइना और अमेरिका वर ऑन सेम पॉइंट। चाइना और अमेरिका दोस्त थे उस टाइम पर, चाइना और अमेरिका उस टाइम पर दोस्त थे, और उस टाइम पर वो दोनों के दोनों पाकिस्तान के भी दोस्त थे। आज भी पाकिस्तान के दोस्तों में चाइना और अमेरिका, खासकर चाइना बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आज के दिन चाइना अमेरिका की खटपट चल रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान असलियत में दो ताकतों के बीच में फंसा हुआ है, इधर से चाइना, इधर से अमेरिका। और तीसरी तरफ अमेरिका और तालिबान जो किसी टाइम पर दोस्त होते थे, आज के दिन ये एनिमी है। आज के दिन ये एनिमी है, और चाइना और अमेरिका एनिमी है।
और पाकिस्तान इनके बीच में फंस चुका है। समझे? अब ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान फंस चुका है तो यहां इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है और तालिबान अब एक्सपीरियंस्ड है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत चेंज आ चुका है, फॉरेन पॉलिसी में बहुत चेंज आ चुका है। पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती थी प्रिंसिपल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, या फिर जिसे कहेंगे आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है कि हम सिद्धांतों के अनुसार अपनी विदेश नीति चलाएंगे, जो अच्छा देश होगा उसी का समर्थन करेंगे, हम बुरे का समर्थन नहीं करेंगे। यस, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी चलाई थी और लगभग 2014 तक इंडिया की यही फॉरेन पॉलिसी रही है लगभग। क्या म्यांमार में सैनिक शासन है? कट्टी, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। यस, अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, डेमोक्रेसी नहीं है, आतंकवादी हो, कट्टी, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समझे? अब क्या है फॉरेन पॉलिसी? इसका नतीजा क्या हुआ? प्रिंसिपल बेस्ड या आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का नतीजा दोस्तों पता है क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि भैया म्यांमार के अंदर चाइना ने अपनी पैंठ इतनी जबरदस्त बनाई कि इंडिया ने जब उससे बात करनी शुरू करी तो इंडिया के पास मौका ही बहुत कम था। यस, ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां इंडिया परेशान रहा। अब क्या पॉलिसी है? रियलिस्टिक, कि भैया मुझे तेरे घर से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने इंटरेस्ट से मतलब है, मेरा किसमें फायदा है, तुम अपने घर में लड़ो मरो कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है। यस, यह है रियलिस्टिक। और इसी रियलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने दोहा के अंदर अपने दोस्तों, अपने मतलब दोहा के अंदर पहले अपनी सीट फिक्स करी और वहां पर तालिबान के लीडर से बातचीत करनी शुरू करी। पहली बार तालिबान के लीडर से डायलॉग किया, बातचीत करी। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान की कोई गवर्नमेंट इंडिया से बात करे और तालिबान खासकर इंडिया से बात करे, यह तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा। और इंडिया ने पहले कभी तालिबान से बात नहीं की थी, लेकिन इस बार दोहा के अंदर जो इंडिया ने तालिबान से बातचीत करना शुरू किया, उसका असर क्या हुआ? इंडिया तालिबान के लीडर्स के कांटेक्ट में आया। तालिबान नई पॉलिसी के साथ आ रहा है, नए तरीके के साथ आ रहा है। तालिबान वो पुराने वाला तालिबान नहीं है जो सिर्फ आतंकवादी ग्रुप है और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। इस बार वाला तालिबान समझ के आया है कि हमें अगर रूल करना है तो दुनिया के देशों के साथ खड़े होना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, अच्छे देशों के साथ खड़े होना पड़ेगा, पाकिस्तान जैसे पंटर लोगों के साथ नहीं, उठाई गिरे लोगों के साथ नहीं। यही कारण है दोस्तों, दोहा टॉक्स के बाद 2 साल के अंदर तालिबान ने इंडिया के साथ 24 बार बातचीत करने की तैयारी शुरू करी। 24 बार, सोच कर देखिए, इंडिया से 24 बार बातचीत करने की कोशिश करी। 24 टाइम्स बहुत होता है, बहुत होता है 24 बार, हद। अब 24 बार अगर बातचीत करने की कोशिश करी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 24 बार बातचीत करने की कोशिश करी। इंडिया भी बहुत सोचे समझे, नापे नपे तौले तौर पर देख रहा था वहां माहौल क्या है। तालिबान तुमसे बात क्यों करेगा? भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस दुनिया के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। इंडिया एक सुपर पावर और सुलझा हुआ मैच्योर्ड कंट्री, जो उठाई गिरों के साथ जल्दी से खड़ा हुआ नजर नहीं आता, और एक रेप्यूटेशन है इंडिया की, एक सॉलिड रेप्यूटेशन है दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान पंटर की तरह उठाई गिरा है, कभी बिन पहने के लोटे की तरह किसी फॉर्म में और कभी किसी फॉर्म में। अब कल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से पहली बार तालिबान के लीडर से बातचीत करने का एक तरीके से
थोड़ी सी शुरुआत हुई है। ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि इसी तालिबान के दबाव में इंडिया ने कश्मीर के अंदर सारी सिचुएशन चेंज कर दी। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अब आप लोग कहोगे वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन सॉरी, टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा तो वीडियो तो लंबी होगी भाई। यह मास्टर स्ट्रोक है कि तालिबान के साथ इंडिया की बातचीत शुरू हो गई है और पाकिस्तान अब दबाव में होगा, क्योंकि समझिए पाकिस्तान वांटेड टू यूज तालिबान एज अ वेपन अगेंस्ट इंडिया। तालिबान को पाकिस्तान एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर तालिबान की इंडिया से दोस्ती अच्छी होती है तो असलियत में तालिबान की दुश्मनी पाकिस्तान से ज्यादा होगी। यह होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से अगर दोस्ती है तो पाकिस्तान दबाव बनाने की कोशिश करेगा, बात बात में ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। और तालिबान इंडिया से दोस्ती इसलिए चाहता है क्योंकि इंडिया की जिस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पकड़ मजबूत है और तालिबान को एक सॉलिड फ्रेंड की जरूरत है। अकेला इंडिया तो कुछ नहीं करेगा, उसे बाकी देशों से भी दोस्ती करनी है, लेकिन इंडिया की अपनी एक अप्रोच है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर तालिबान के साथ इंडिया खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर दिया गया या पाकिस्तान के मामले को दबा दिया गया। और इंडिया को बेनिफिट यह है कि जो भी ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था, उससे इंडिया को निजात मिलेगी। कम से कम तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिलेगा और हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर तालिबान के थ्रू दबाव डलवाया जा सके कि भाई फालतू मत बोलना, इंडिया हमारा दोस्त है। और तालिबान भी इस मामले को अच्छे तरीके से समझ रहा है कि वो पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इंडिया का 70 साल की पॉलिटिक्स में एक खास बात यह रही है कि इंडिया ने अपना स्टैंड जल्दी से नहीं बदला। इंडिया जिस पॉलिसी पे था हमेशा उस पॉलिसी पे बना रहा। सोचकर देखिए, इजराइल फिलिस्तीन के मामले में इंडिया अगर फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है तो इजराइल भले ही कितना भी बढ़िया दोस्त क्यों ना हुआ, इंडिया ने इस बार भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। इंडिया एब्सटेन करता है वोटिंग से तो इंडिया ने इस बार भी एब्सटेन किया, बीच में गया ही नहीं। जो स्टैंड है सो है। पाकिस्तान बेपैंदे का लोटा, कभी इधर कभी उधर। जो इंसान जल्दी से बात बदल जाता है या उसकी पोजीशन क्लियर नहीं होती, दोस्तों उसके ऊपर भरोसा भी नहीं होता। और यही हाल पाकिस्तान का है। और तालिबान ने यह देख लिया कि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर था। जैसे ही अमेरिका आया, पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया, तालिबानी मरवाए। फिर उसके बाद तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अमेरिका ने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया। फिर उसके बाद अमेरिका ने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया और फिर दोबारा अमेरिका को पाकिस्तान ने यहां पर एयर बेसिस देना शुरू कर दिया। तालिबान को समझ में आ गया कि अब पाकिस्तान आज नहीं तो कल अमेरिका को एयर बेसिस देगा, और अगर एयर बेसिस देगा तो तालिबान के ऊपर ही हमले होंगे, और अगर तालिबान के ऊपर हमले होंगे और अमेरिका हमले करेगा तो इंडिया जैसे दोस्त की जरूरत होगी, पाकिस्तान को तो अमेरिका पूछेगा भी नहीं। तो ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान की नाक के नीचे से पाकिस्तान के पाले हुए एक बहुत बड़े ग्रुप को अपने पक्ष में मिलाने की इस समय पर पुरजोर कोशिश चल रही है। अगर ये तालिबान के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान को तो हमारे देश की जो तिगड़ी है निपटा देगी। गजब मास्टर स्ट्रोक है। आप लोग इस पॉलिसी की अगर डेप्थ को नहीं समझ पा रहे तो इस लेक्चर को दूसरी बार जरूर देखिएगा कि किया क्या है, और आगे भी इसके ऊपर टॉपिक बनाता रहूंगा कि असलियत में मास्टर स्ट्रोक कैसे काम कर रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, बड़ी मजा आता है इन चीजों को डिस्कस करते हुए। लेकिन इन चीजों के मजेदार चीजों को डिस्कस करने से पहले जो एफर्ट्स होते हैं ना, उसको थोड़ा यार शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। बड़ा पढ़ना पड़ता है इन चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।